छोटे से गांव कासीपुर में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। कासीपुर गांव दूर दूर तक फैले खेतों और बागों के लिए प्रसिद्ध था। जमींदारों और सेठों का बोलबाला था, जबकि मेहनतकश किसान उनकी दया पर निर्भर हो चले थे। रघुनाथ की पहचान एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति में गिनती होती थी। उसे दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद भी पेट भर रोटी की गारंटी नहीं थी। अपनी बेटी गंगा, पत्नी पार्वती, अपने परिवार का खर्च रघुनाथ ही उठाता था। सालों से गांव में एक ही सेठ का राज चलता आ रहा था, भैरव सिंह। वह गांव का सबसे बड़ा महाजन, दबंग और जमीनों के मालिकों में से एक था। जिस पर उसकी नजर टिक जाती तो उसे हासिल करने का वह हर संभव प्रयास करता, चाहे वह जमीन हो, धन हो या किसी के घर की इज्जत। लोगों के मन में उसका डर बैठा हुआ था, इसलिए वह खुलकर अत्याचार करता और अपनी मनमानी चलाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कभी कासीपुर खुशहाल था, लेकिन भैरव सिंह के अत्याचारों के कारण लोग पलायन करने लगे। बहुतों ने अपनी जमीनें बेच दी और जो बचे वे साहूकारी कर्ज तले दबे हुए थे। रघुनाथ भी उन्हीं लोगों में शामिल था जिस पर भैरव सिंह का कर्ज चढ़ा हुआ था। पिताजी, आज आपको खेत पर कुछ देर से जाना चाहिए। आप रात भर ठीक से सो नहीं पाए हैं। रात भर आपको बुखार था, जरा आराम कर लीजिए। बिटिया, अगर मैं देर से खेत में गया तो खेत का काम रुक जाएगा। फसलें पहले ही कमजोर हैं। अब मैं और देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे खेत में जाकर खूब मेहनत करना होगा, तब जाकर फसल उगेगी। गंगा को पिता की मेहनत का अंदाजा था। वह जानती थी कि अगर अब की बारिश समय पर न आई तो इस बार भी फसल चौपट हो जाएगी और कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। लेकिन वह फिर भी पिता को समझाने का प्रयास करती। पिताजी, कुछ देर आराम कर लेने से खेत का नुकसान ज्यादा थोड़ी होगा, जितना आपकी सेहत बिगड़ने से हो सकता है। माँ भी यही कह रही थी। इतने में अंदर से पार्वती आती है और अपनी हल्की फुल्की डांट के साथ रघुनाथ को समझाती है। ये लड़की ठीक ही कहती है। आप दिन रात एक करके खेत में काम करते रहते हो, अपने शरीर का जरा भी ख्याल नहीं रखते हो। अरे भाग्यवान, एक किसान आराम करने लगेगा तो खेत का काम कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वह हल उठाता है और खेत की ओर निकल जाता है। गंगा भी अपने घड़े लेकर पास के कुएं पर पानी भरने चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात पड़ोसी किसान माधव की बेटी सुनीता से होती है। दोनों सहेलियां देर तक बात करती हैं। देख रही हो सुनीता, किस तरह हमारे गांव से ये गरीबी और डर खत्म होगा। और हमारे पिताजी भी सेठ से रकम ब्याज पर लिए हैं। पिताजी दिन रात मेहनत करके भी पूरी रकम नहीं चुका पा रहे हैं। ऊपर से सेठ की गंदी नजर हर लड़की पे रहती है। पता नहीं हम गरीबों का कैसे गुजारा होगा। हाँ गंगा, तुम सही कह रही हो। पता नहीं हमारे गांव का क्या होगा। दोनों बातें कर रही थीं। उधर खेत पर रघुनाथ खेत में काम कर रहा था, किंतु सच यही था कि उसकी फसल लगातार पिछले 2 साल से खराब हो रही थी। कभी ओलावृष्टि तो कभी सूखा से। पर रघुनाथ का हौसला टूट जाता था। उसे यकीन था कि कड़ी मेहनत और ईश्वर की दया से एक दिन उसका भी अच्छा समय आएगा। सेठ भैरव सिंह का बड़ा सा हवेली नुमा घर गांव के ठीक मध्य में स्थित था। किसी को सहज ही अंदर जाने की इजाजत न थी। बाहर चारों ओर उसके लठैत तैनात रहते थे। गांव का जो भी आदमी वहां उधार या किसी फरियाद के लिए जाता तो वह बिना डर के अंदर पैर नहीं रख पाता था। उसकी दबंगई से मानो सबकी हालत खराब रहती थी। जमीनों पर जबरन कब्जा करने, ऊंची सूद पर कर्ज देने और खूबसूरत औरतों को परेशान करने के उसके कुख्यात किस्से आम थे। लेकिन गांव वाले मजबूरी के चलते सब सहते थे। कल्लू, वो रघुनाथ वाला खेत कैसा चल रहा है? सुना है कि इस बार भी फसल डगमगा रही है। जी सेठ जी, बारिश नहीं होने के कारण फसल सूखती जा रही है। रघुनाथ हमसे बीज के लिए कर्ज लिया था, पर वह अभी तक नहीं चुका पाया। बहुत जल्द वह कर्ज लेने आपके पास दौड़ा आएगा। चलो अच्छा है, जितना दबाव बढ़ेगा उतनी जल्दी वह अपनी जमीन मेरे नाम करने को मजबूर हो जाएगा। फिर अगले दिन भैरव सिंह कल्लू के साथ खेतों में जाता है जायजा लेने। तभी रघुनाथ की बेटी रघुनाथ को दोपहर का खाना देने जा रही थी। तभी भैरव सिंह की नजर गंगा पर पड़ी तो वह कल्लू से पूछता है, अरे कालू, यह रघुनाथ की बेटी तो दिन पे दिन खूबसूरत होती जा रही है। लगता है कुछ करना पड़ेगा।
हाँ, मालिक रघुनाथ की बेटी की चर्चे पूरे गांव में हो रही हैं। बड़ी सुंदर, गोरी चिट्टी, सीधी सादी लड़की है। भैरव सिंह की आंखों में गंदी लालच की लहर दौड़ जाती है।